E20 वाला पेट्रोल आने के बाद ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। E25, E30 यहाँ तक चीज़ें जाएंगी, लेकिन अभी तक डीजल वाले इन सब चीज़ों से बचे थे, अब नहीं बचेंगे। बायोडीजल सेक्टर जो है वो क्राइसिस में है, ऐसा बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है। और उसने इसी चीज़ को लेके एक रिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का डीजल का जो प्लान था वो सामने आया है, कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं देना है। गवर्नमेंट का जो एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है 2018 वाला, उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था बायोफ्यूल जब मिलाया जाएगा, मतलब इथेनॉल पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो उससे पेट्रोल सस्ता हो जाए। दूसरा, कस्टमर के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के इसी लालच की वजह से पब्लिक का इतना बैकलैश आया कि हो ये सकता था कि E20 वाला पेट्रोल आने के बाद ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अभी तो पेट्रोल की बात करें तो E25, E30 यहाँ तक चीज़ें जाएंगी, लेकिन अभी तक डीजल वाले इन सब चीज़ों से बचे थे, अब नहीं बचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान डीजल के लिए भी तैयार है। जिनके पास भी डीजल गाड़ियाँ हैं या जो डीजल गाड़ियाँ लेने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ें अब जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे आपके लिए क्या आ रहा है। गाड़ी बस 247 में आपका स्वागत है। इस टॉपिक पे और डिटेल से बात करते हैं। हुआ ये कि बायोडीजल सेक्टर जो है वो क्राइसिस में है, ऐसा बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है। और उसने इसी चीज़ को लेके एक रिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं से एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का डीजल का जो प्लान था वो सामने आया है। वो क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि 2030 तक का गवर्नमेंट का टारगेट था कि 5% उसमें डीजल में बायोफ्यूल मिलाना है। लेकिन अब बात ये हुई कि अभी E20 वाला जो जिस तरीके से काम हुआ है, उसके बाद पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया है। लोग अपनी बातें खुल के सामने रख रहे हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, और इसकी वजह से गवर्नमेंट अभी थोड़ा रुकी है। नहीं तो अभी पेट्रोल में ही वो E25 या E30 तक आगे बढ़ते बहुत जल्दी ही, क्योंकि E20 वाला टारगेट भी 2030 का था, लेकिन 2025 में ही उन्होंने अचीव कर लिया है। और इसी बैकलैश की वजह से जो डीजल वाला प्लान है वो गवर्नमेंट ने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। कब तक पोस्टपोन किया है पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए पोस्टपोन है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और दरअसल इथेनॉल वाली पॉलिसी पे इतना बैकलैश आता भी नहीं, सिर्फ एक तरीके से कहें कुछ लोगों की वजह से, या कुछ लोगों के ऐसे कुछ इरादा था कि कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं देना है, या एक तरीके से कहें कस्टमर को कोई ऑप्शन ही नहीं देना है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई। और गवर्नमेंट का जो एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है 2018 वाला, उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि बायोफ्यूल जब मिलाया जाएगा, मतलब इथेनॉल पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो उससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और ये बेनिफिट कस्टमर तक जाएगा, या जाना चाहिए, और रियलिटी में होना भी ये चाहिए। और दूसरा, कस्टमर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो इथेनॉल वाला पेट्रोल ले, या उसकी गाड़ी इथेनॉल वाले पेट्रोल के कंपैटिबल नहीं है तो उसको ऑप्शन तो देना चाहिए था कि भाई आप इथेनॉल वाला पेट्रोल आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ना तो कस्टमर को ही इथेनॉल वाले पेट्रोल पे कोई रिबेट दी या डिस्काउंट दिया, छूट दी, उसने सीधे लाके इम्पोज कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आपको मतलब इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाना है या कौन से डलवाना है, आप सीधे वही डलवाएंगे, भले आपकी गाड़ी उसके लिए कंपैटिबल हो या ना हो। तो इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा ये है कि अगर वो इथेनॉल वाले पेट्रोल में डिस्काउंट देते तो कस्टमर क्यों लेता उसको, क्योंकि इथेनॉल वाले पेट्रोल में माइलेज ड्रॉप है, और जो गाड़ियाँ इथेनॉल कंप्लाइंट नहीं हैं उनमें दिक्कतें हैं और आएंगी आने वाले टाइम में। एक साथ नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। तो गवर्नमेंट के इसी लालच की वजह से पब्लिक का इतना बैकलैश आया, जबकि हो ये सकता था कि 2018 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे पेट्रोल के रेट ऑलमोस्ट 80 रुपये के अंदर थे, ठीक है, और उस टाइम भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस अराउंड $70 प्रति बैरल के हिसाब से थे। और आज की अगर बात करें तो आज भी $70 प्रति बैरल के अंडर ही है क्रूड ऑयल के दाम। और लेकिन पेट्रोल के प्राइस अगर देखें, नॉर्मल पेट्रोल 95-96 रुपये पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस उतने ही हैं, आपने पहले तो वो बेनिफिट कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं किया। दूसरा, आपने जब इथेनॉल मिलाया उसका जो पैसा कस्टमर को मतलब
उसमें जो छूट मिलनी चाहिए थी कस्टमर को वो भी आपने नहीं दी, आप वो भी पैसा खा गए। तीसरा, आपने जब इथेनॉल मिलाया तो भाई कस्टमर को ऑप्शन तो देते कि वो इथेनॉल वाला पेट्रोल ले या ना ले, उसकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। आपने थोप क्यों दिया सबके ऊपर? और दूसरा, उसके बाद एक और चीज़ है कि जिसको बहुत ज़्यादा फिक्र है वो अपना भाई जो प्रीमियम पेट्रोल आते हैं 160 रुपये लीटर, 180 रुपये लीटर, वो डलवाए। तो मतलब आप देखिए कि क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की। चलो ये तो हो गई पेट्रोल की बात, अब डीजल की बात कर लेते हैं। तो डीजल में जो इन्होंने बायोडीजल इंडस्ट्री थी उसके लिए कैसे परेशानी खड़ी करी उसके बारे में आप थोड़ा पहले जान लीजिए। हुआ ये कि 2018 का जो बायोफ्यूल पॉलिसी थी उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है उसने एश्योर किया था जितने भी एंटरप्रेन्योर थे कि जो भी बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाएगा वो परचेज किया जाएगा, और जो मैंडेटरी ब्लेंडिंग टारगेट है वो 2022 में सेट कर दिया गया था कि 2030 में 5% तक 2030 तक 5% डीजल में बायोफ्यूल मिलाया जाएगा। लेकिन जो बायोडीजल इंडस्ट्री है उसने आरोप लगाया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जितनी भी हैं वो फेल हो रही हैं अपने कमिटमेंट पे, और इसकी वजह से जो बायोडीजल सेक्टर है उसको नुकसान हो रहा है और वो क्राइसिस में है। और मैटर तब और ज़्यादा ख़राब हो गया जब ये जो बायोडीजल का जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म था ये केपीएमजी जो कंपनी है उसके हिसाब से पहले मैनेज हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप कर दिया और अब जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके हिसाब से 21 रुपये पर लीटर के हिसाब से प्राइस जो है वो कम है। ये एक तरीके से जो बायोडीजल इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, मतलब वो उसके लिए प्राइस जो है कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। और उनका कहना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइस उस हिसाब से होना चाहिए, जबकि जो अभी प्राइस सेट किया है वो उनके लिए नुकसानदायक। और बायोडीजल सेक्टर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जितने प्रोड्यूसर हैं उनको गवर्नमेंट ने बार कर रखा है, मतलब उनको रोक रखा है डोमेस्टिक सेल से, दूसरा एक्सपोर्ट करने से भी, और उनको एक तरीके से जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है गवर्नमेंट की उनके भरोसे छोड़ रखा है। अगर वो उठाएंगी तब तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएंगी, अगर नहीं उठाएंगी तब तो फिर उनके लिए दिक्कत है। अब बात यहाँ ये है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये उठाती हैं बायोडीजल तो वो रखेंगी तो है नहीं, उनको भी तो बेचना है, तो उनको मतलब मिलाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो भी ये इथेनॉल वाला काम किया है उसके बाद से जो पब्लिक का रिएक्शन आया है उसकी वजह से गवर्नमेंट अभी थोड़ी थम गई है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रुकेगी। उसके बाद जो बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धर्मवीर जी, उनका कहना है कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो गवर्नमेंट के भरोसे पे करी थी, और आज जो है हज़ारों फैमिलियाँ और करोड़ों रुपए और इंडिया का जो क्लीन फ्यूल गोल था वो सब खतरे में है। और हम लोग चाहते हैं कि एक फेयर इन्फोर्समेंट हो पॉलिसी का और जस्टिस मिले। और 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है गवर्नमेंट को और बाकी जो पार्टियां हैं जिनके ऊपर भी जो भी इस मैटर में शामिल हैं, और उनको कहा है कि वो 3 हफ्ते के भीतर रिस्पॉन्ड करें। और जो बायोडीजल एसोसिएशन है उसने डिमांड किया है कि पेनल्टीज लगाई जाएं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, और जो केपीएमजी जो कंपनी थी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म को बना रही थी उसका प्राइसिंग मैकेनिज्म को रिस्टोर किया जाए, जिससे कि उनका जो लॉस हो रहा है करंट प्राइसिंग मैकेनिज्म के उस पर वो रुके, और उनको परमिशन दी जाए जिससे कि वो एक्सपोर्ट कर सकें बायोडीजल। अब यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर को भी अर्ज किया है कि वो भी इंटरवीन करें इस मैटर में, और जो ब्लेंडिंग टारगेट है उसको इन्फोर्स किया जाए और फेयर प्राइसिंग उनको मिले। और जो बायोडीजल एसोसिएशन है उनका मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो जितनी भी एमएसएमईज ये बायोडीजल सेक्टर में आई थी या उनसे जुड़े जितने लोग हैं ये सभी खतरे में हैं। तो अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि
गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्लान जो बनाया है बायोडीजल वाला, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब खड़ी होती है जब जिस तरीके से इथेनॉल वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई। इथेनॉल वाली पॉलिसी में कस्टमर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ना उसको उसके जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल है उसमें कोई छूट दी गई। क्या डीजल में भी गवर्नमेंट यही करने का प्लान कर रही है? अगर कर रही है तो कम से कम इस बार तो आप लोग थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना। और माननीय मंत्री जी जो हैं, जिनका मतलब है तो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, लेकिन उनका फुल टाइम काम लगता है बायोफ्यूल पे आ गया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रिसर्च कर लें इस बार कि डीजल में बायोफ्यूल अगर आप मिलाएंगे तो उससे क्या पुरानी गाड़ियाँ मतलब उनमें कोई दिक्कत आएगी या उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो कम से कम आप एक कहते नहीं कि कुछ एफिडेविट टाइप का या कुछ भी आप एक दे देना, कि जिससे अगर जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें बायोडीजल वाला जब डीजल डाला जाएगा तो उनमें अगर दिक्कत आती है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ कि आप जो कार मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि भाई हमारा टारगेट ये है, इस टाइम तक हमको जो बायोडीजल मिला हुआ जो फ्यूल आएगा वो गाड़ियां जो अब आप आगे बनाएंगे वो उसके हिसाब से कंपैटिबल हों, ना कि सीधे आप जैसे पेट्रोल वाला आपने काम किया है उस तरीके का आप काम करें कि आप सीधे 5% बायोफ्यूल उसमें डीजल मिला के कस्टमर के ऊपर थोप दें, उसके बाद कहें कि अब आप जानिए आपका काम जानिए। देखिए, मुझे आपकी पॉलिसी से या हम में से किसी के भी आपके इस पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्लीन फ्यूल और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये सब आप कर रहे हैं। आप करिए, हम सब आपके साथ हैं। और उसके बाद आपका कहना है कि इंपोर्ट पे भारत की डिपेंडेंसी कम हो, उस पर भी हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आपका जो तरीका है उसमें हम लोग आप मतलब उस तरीके के साथ हम लोग आपके साथ नहीं हैं। आप सबसे पहले तो जो पेट्रोल वाला अभी मैटर चल रहा है उसमें कस्टमर को ऑप्शन दें कि हर पेट्रोल पंप पे एक नोजल ऐसी हो जो इथेनॉल फ्री पेट्रोल की हो, कस्टमर को ये ऑप्शन दें। और दूसरा, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल अगर आप बेच रहे हैं तो उसके रेट जो पेट्रोल इथेनॉल फ्री है उससे कम करिए, कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर करिए। आपने बताया कि 1,43,000 करोड़ या समथिंग इस तरीके का गवर्नमेंट ने बचाया है इस इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, तो वो बेनिफिट आप जो कस्टमर है जो पेट्रोल खरीद रहा है उसको ट्रांसफर करिए, क्योंकि उसी ने ही इस चीज़ को अपने ऊपर लिया है, उसकी गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही हैं, वो प्राइस पे कर रहा है। और थोड़ा आप इस चीज़ पे भी रिसर्च कर लीजिए कि प्राइवेट गाड़ियाँ कितने % पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कमर्शियल गाड़ियाँ कितने % पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और आप दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से है, तो क्या सारा पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से है? जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से डस्ट वगैरह जो उड़ रही है उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं है। जो पराली जलाई जाती है या जो भी कचरा प्रोसेस नहीं किया जाता है सही ढंग से, उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो आप हर चीज़ प्राइवेट कार ओनर्स पे क्यों डाल रहे हैं? जबकि कॉमर्शियल वाले अगर आप देख लें, कोई भी गाड़ी उठा के देख लें, उनका पोल्यूशन लेवल हमेशा प्राइवेट गाड़ियों से ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, अगर आपको ये सब करना ही है तो आप इसकी कॉस्ट बेयर करें, कस्टमर के ऊपर उस कॉस्ट को मत थोपें। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आप ये भी समझ लीजिए। अभी यूरोप में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लग रहा है, इंडिया से जो भी माल वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे स्टील हो या जो भी है, जिनमें कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके ऊपर जो यूरोप टैक्स लगा रहा है, तब तो आप वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं जी ये काम गलत है, आप इस तरह मत करिए, हमारी कंपनियाँ भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, हमें टाइम लगेगा। तो भाई आम कस्टमर को भी तो टाइम दीजिए। वहाँ पे आप एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि यूरोप के जो स्टैंडर्ड हैं वो इस वजह से हैं कि भाई उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से कहीं ज़्यादा है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को। लेकिन इंडिया में पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि वो रातों रात अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करा। तो आप जब वहाँ रिबेट मांग रहे हैं तो यहाँ पे तो कस्टमर को रिबेट दीजिए कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप गवर्नमेंट को इस तरीके से मतलब कस्टमर को आप इस तरीके से मतलब छूट दीजिए कि वो धीरे धीरे क्लीन टेक्नोलॉजी की ओर अपने आप वो बढ़े। लेकिन आपका है कि आपने सीधे थोप दिया है। और दूसरा कि मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दें जहाँ पे कि कोई भी देश ये क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी से बच पाया हो। और मुझे लगता है कि इंडिया जैसे देश का कंपैरिजन चाइना के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि पॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट वैसी है, मतलब पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट उतनी ही है। और दूसरा, कंपनी की जो पर कैपिटा इनकम है चाइना से, मतलब अगर इंडिया के $2800 है तो चाइना के अप्रॉक्स $12,000 है। आने वाले टाइम में हम भी पहुंच जाएंगे वहां तक, लेकिन अभी हम लोगों को टाइम लगा। तो आप चाइना से कंपैरिजन कीजिए। आप ये बताइए कि चाइना का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो बढ़ा है कि घटा है, जो अभी पिछले कुछ सालों की हम बात करें। अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, अगर घटा है तो कहाँ घटा है, किस वजह से घटा है, ये भी बता देना आप। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना से ज़्यादा ईवी फिलहाल में इंडिया में है। चाइना में इतना ज़्यादा ईवी का पेनिट्रेशन है, उसके बाद भी उसका क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है दिनों दिन। ठीक है, आपका कहना सही है कि हमारी डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बाहर के देशों पे कम हो उतना बेहतर है, लेकिन आप उस तरीके से पॉलिसी बनाइए, उस तरीके से प्लान बनाइए। मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि ईवी की जो आपकी पॉलिसी है वो अभी भी किसी भी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है। ईवी में अभी चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पे रोक लगा दी, ईवी इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई। आप सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि ईवी इंडस्ट्री किसी भी तरीके से मतलब इम्पैक्ट ना हो इन सब डिसीजन की वजह से। दूसरा, आप जो ईवी गाड़ियां हैं मोस्टली आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिन भी लोगों को सिटी के अंदर चलना है वो लोग इन गाड़ियों को प्रिफर करें ओवर द पेट्रोल और डीजल गाड़ियां। क्योंकि अगर ईवी गाड़ियां लोग प्रेफर करेंगे तो ज़्यादातर आपकी समस्या जो पॉल्यूशन की है शहर में गाड़ियों की वजह से, प्राइवेट व्हीकल की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको कस्टमर को सब्सिडी देनी पड़ेगी। और MG कॉमेट जैसी गाड़ियां, टाटा टियागो जैसी गाड़ियां, ये 5 लाख के ब्रैकेट के आसपास आए, इनका रेट उसके आसपास आए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ईवी वाली जो पॉलिसी है वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई जैसे चाइना में है। उसके बाद आप जो भी पॉलिसी ला रहे हैं, चाहे इथेनॉल वाली पॉलिसी लाएं या बायोफ्यूल वाली जो डीजल वाली पॉलिसी है वो लाएं, उसमें सबसे पहली चीज़ कस्टमर को कॉस्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इथेनॉल की प्राइस पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल से ज़्यादा हो गई तो क्या आप पूरा आप इथेनॉल ही बेच रहे हैं? 200 ml ही मिला रहे हैं ना 1 लीटर में इथेनॉल। तो आप उस तरीके से कॉस्ट अपना मैनेज करिए, पेट्रोल पे टैक्स कम करिए उसमें। या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कम से कम पूरा जो पेट्रोल कस्टमर का जो हक है कम से कम वही तो दे दो उतने ही प्राइस में। आप है कि आपने सब कुछ थोप दिया, लेकिन अब आप वो काम मत करिए। अभी भी कई सारी गाड़ियां E20 कंप्लाइंट नहीं हैं, उनमें दिक्कत आ रही है, आएगी, आगे भी आएगी और धीरे धीरे आएगी, अभी एक साथ नहीं आएगी। आप जो कह देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने रिसर्च कर लिया, ये कर लिया, ब्राज़ील में चले, ब्राज़ील वाले पे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, उस पर भी लाऊंगा, उस पर भी बात करूंगा डिटेल में कि क्यों आप आधी कहानी बताते हैं ब्राज़ील की। और पेट्रोल में है, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहला चीज़ कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफ़र करिए कॉस्ट वाला। दूसरा, हर पेट्रोल पंप पे एक नोजल ऐसी हो जो इथेनॉल फ्री पेट्रोल की हो। आप उसका कॉस्ट 1-2 रुपये बढ़ा लें, 5 रुपये बढ़ा लें, लेकिन आप ये ना करें कस्टमर को फोर्स करें कि वो 160 लीटर 180 रुपये लीटर वाला प्रीमियम पेट्रोल डलवाए। वो कस्टमर ने इसलिए ये बायोफ्यूल पॉलिसी का मतलब वो समर्थन नहीं कर रहा है। आप कस्टमर को चॉइस दीजिए, इथेनॉल वाला पेट्रोल उसकी कॉस्ट जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपना टैक्स कम करिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है वो कम करके उसकी कॉस्ट कम करिए। क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी भी $60 $70 के आसपास ही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते क्रूड मार्केट इतना बढ़ गया है कि हमारे लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। आप उसको कम करिए, कस्टमर को दीजिए। और जो बायोडीजल वाला जो प्लान है आपका कि डीजल में बायोफ्यूल मिलाना है, इसकी पॉलिसी में वो गलतियां मत करिएगा जो पेट्रोल में आपने करी हैं, जिसकी वजह से आम कस्टमर आज परेशान है। पहली चीज़, आप थोड़ा R&D कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा कि पुरानी गाड़ियों पे, जो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा। आप कस्टमर को बताइए, उस हिसाब से कस्टमर वो उस चीज़ के लिए तैयार रहे। दूसरा, कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाए कि जब भी आप डीजल में बायोफ्यूल मिलाएं तो कस्टमर पास ये ऑप्शन हो कि वो प्योर डीजल ले या बायोफ्यूल वाला डीजल ले। तीसरा, अगर आप बायोफ्यूल वाला डीजल ला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट उससे कम हो जो प्योर डीजल है। तो ये सब आप काम करेंगे तो हम सब भी आपका इसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक आम कस्टमर के लिए कार उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। घर के बाद गाड़ी ही ऐसी चीज़ है जो एक आम इंसान के लिए काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है और उसको ख़रीदने में उसको काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मैं यही कहूँगा
कि जितने भी डीजल ओनर हैं फ़िलहाल में और जो आगे प्लान कर रहे हैं डीजल गाड़ियाँ लेने का, अभी से ही आप लोग एक तरीके से सतर्क हो जाइए और गवर्नमेंट को टैग करिए, अपनी वॉइस रेस करिए और इस चीज़ पे गवर्नमेंट को फीडबैक दीजिए कि इथेनॉल की वजह से जो दिक्कत आ रही है पहले तो वो दिक्कतें हटाई जाएं और डीजल वाली जो पॉलिसी आएगी बायोफ्यूल की उसमें वो दिक्कतें कस्टमर के ऊपर फिर से न ला दी जाएं, क्योंकि अभी तक एक पेट्रोल वाला सेगमेंट परेशान था, अब डीजल वाला सेगमेंट भी परेशान होगा, क्योंकि डीजल का सेगमेंट बहुत बड़ा है पेट्रोल से। और गडकरी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको लॉबी वाला कह के या पेट्रोलियम लॉबी से जुड़ा हुआ है या प्रोपोगेंडा कर रहा है, उस तरीके से आप सबको खारिज नहीं कर सकते हैं। जो जेन्युइन पॉइंट हैं आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, उस पर काम करें। तो आज का वीडियो यही था। थैंक यू।